हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे 5 पीएम के थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में। आप लोगों को पता ही है, कल के वीडियो में हम लोगों ने हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम द गेट एंड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू कल पूरा किया था। और मैंने आप लोगों को वादा किया था कि चैप्टर पूरा करने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन that are asked in GATE, engineering services, you can say SSC, JEE, ISRO and administrative services also। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रीलिम्स के बाद मेंस में आप लोग सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप लोग वहां पे प्रीलिम्स के बाद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंस के आप लोग टाइम पे वहां पे सब्जेक्ट्स सारे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था जो गेट 1998 में आया था। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें समझनी है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें आप लोगों को अलग से सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ करेक्शन बता दूं। ये 5 और 6 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वहां पे आ गया था। 5 और 6 यहाँ पे होगा। यू कैन से 5 इज थर्मल रेडिएशन एंड 6 इज बायमेटालिक स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी चार ही इसमें से सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला दिया हुआ है हीट टू वर्क। तो इन ऑप्शंस में देखा जाए तो हमको पता है कि खाली हीट इंजन ही एक ऐसा डिवाइसेस है जो इनपुट हीट को आउटपुट में वर्क में कन्वर्ट करके दे सकता है। सो फॉर ए यू विल राइट हियर 3। टू लिफ्ट हीट टू लिफ्ट वेट। अब देखिए सीधी सी बात है, आप लोग हीट का यूज करते हो वेट लिफ्ट करने में, तो नोजल में तो नहीं होता, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में भी नहीं होता। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन हीट इंजन वो तो यूज हो गया। हॉट एयर बलून या इवोपरेशन प्रोसेस, तो ये बात सही है कि हॉट एयर बलून में क्या होता है, हम लोग हीट का यूज करते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो इसके आगे आ जाएगा 4। तो अब 50-50 ऑप्शन देखिए एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे 3-4-3-4 वाले दो बचे तो सी और डी तो कट हो गया। अब हमारे पास 3-4-6-5 या 3-4-5-6 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो वैसे ही किसी काम के नहीं है। नाउ हीट टू स्ट्रेन एनर्जी। हीट टू स्ट्रेन एनर्जी देखिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है एक चीज ऐसी है मेरे हिसाब से जो स्ट्रेन एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थियरी होती है हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो थर्मल रेडिएशंस के साथ कनेक्ट होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी के आगे आ जाएगा सिक्स्थ ऑप्शन बायोमेटालिक स्ट्रिप, और इसके साथ आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 5। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3-4-5-6। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 3-4-5-6 इस तरीके 3-4-6-5 सॉरी बनेगा। दैट मीन्स हीट टू वर्क कहां पे होता है, आप लोगों के इंजन में होता है। फिर हीट टू लिफ्ट वेट कहां पे होता है, आप लोगों के हॉट एयर बलून में होता है। हीट टू स्ट्रेन एनर्जी दिस इज डन इन बायोमेटेलिक स्ट्रिप। एंड हीट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहां पे होता है, इट इज ड्यू टू द थर्मल रेडिएशन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ सिस्टम के बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइसोथर्मल रिलेटेड बात करनी है तो हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसमें अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया हुआ है, स्टेटमेंट के आगे ब्रैकेट में एस लगा दिया है। मतलब हियर देयर आर चांसेस पॉसिबल कि एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। सो वी नीड टू रीड द ऑप्शंस एंड यहाँ पे आप लोगों को कोई एक भी पढ़ के जल्दी से टिक नहीं कर देना है जब ऐसे आप लोगों को ब्रैकेट में एस लिखा हुआ हो प्लूरल बनाने के लिए। सो बी केयरफुल एंड बी अवेयर, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। नो हीट इज ट्रांसफर्ड। बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, सो आइसोलेटेड सिस्टम वैसे ही सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, कोई भी टाइप का एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। तो यू कैन से दैट इवन हीट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर्ड। सेकेंड केस नो वर्क इज डन, तो ये भी सही बात है। अगर कोई भी टाइप का एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो वर्क डन विल आल्सो बी इक्वल टू 0। सो पहले दो ऑप्शंस तो सही हो गए। थर्ड वन नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी सही है। दैट हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम को कांस्टेंट एनर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है दैट आइसोलेटेड सिस्टम इज नोन एज कांस्टेंट एनर्जी सिस्टम।
द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी सही हो जाएगा। मास ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट ऑप्शन की बात करें, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम। तो ऐसा हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, all the three are the correct answer. For an isolated system, no heat is transferred. For an isolated system, no work is done, and for an isolated system, no mass flow occurs across the boundary of the system. ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट 2011 का क्वेश्चन है, हीट एंड वर्क आर, ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट फंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी पाथ फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पाथ फंक्शन के दो एग्जांपल है, हीट एंड वर्क। हमेशा याद रखिए, हीट एंड वर्क आर ओनली टू फॉर्म्स ऑफ पाथ फंक्शन। इसके अलावा पाथ फंक्शन में कोई भी नहीं आता। और इन दोनों के अलावा जो भी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है, दे आर ऑल पॉइंट फंक्शंस। तो ये हो जाएगा, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम and not just the end states of the system. Point function क्या होते हैं? The property depends only on to the end states of the system. ये चीज आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरा लेक्चर 2 थर्मोडायनेमिक्स का देख सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करी थी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, a frictionless piston cylinder device contains a gas initially at 0.8 megapascal and volume 0.015 meter cube. It expands quasi-statically at constant temperature to a final volume of 0.030 meter cube. The work output will be during this process. तो यहाँ पे आप लोगों का जो वर्क हो रहा है, कॉसिस्टेटिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब आप लोग इसमें ये मान के चलिए, एक्चुअली ये आप लोगों के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आ गया तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। इसको हम लोग बोल सकते हैं, आइसोथर्मल वर्क इज एन आइडियलाइज्ड कॉसिस्टेटिक प्रोसेस। याद रखिए, मैंने आप लोगों को तीन टाइप के वर्क बताए थे, वन वाज आइसोथर्मल, वन वाज आइसोबारिक एंड अदर वन वाज आइसोकोरिक। तो आइसोथर्मल वर्क डन यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं क्योंकि वहां पे हम लोगों को मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलता है। तो आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो बन जाता है P1 V1 ln V2 by V1। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है P1 is 0.8 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मीन्स ये हो जाएगा 0.8 इंटू, आप लोग इसको रख सकते हो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, पर हम लोगों को किस में चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा, आप लोग कर सकते हो 0.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर क्या होता है, जब ये आप लोगों को डेटा इसका आंसर होता है, हम लोगों को क्या किलो जूल पर केजी में चाहिए, यहाँ पे किस में चाहिए? जूल में नहीं चाहिए, किलो जूल में चाहिए। तो हम लोग इसको भी किलो न्यूटन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आप लोगों का 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आप लोगों के पास V1 है ही, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 800 इंटू वॉल्यूम V1 है आप लोगों के पास 0.015 ln, आप लोग यहाँ पे कैल्सी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। गेट में भी आप लोगों के लिए कैल्सी अलाउड होता है, आजकल तो वहां पे आप लोगों को डिजिटल स्क्रीन में ही कैल्सी मिल जाता है। ln 0.030 अपॉन V2 अपॉन V1 0.015, ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा 8.319 कुछ आसपास है, 8.32 को डायरेक्टली मिलेगा किलो जूल पर केजी। डायरेक्टली कहां पे दिख रहा है? नियरेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 8.32 किलो जूल पर केजी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस रेगुलरली आपको पूछे जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, मैं थर्ड चैप्टर में आप लोगों को वापस कराऊंगा, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बलून कंटेनिंग एन आइडियल गैस इज इनिशियली केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड इंसुलेटेड रूम। The balloon rupture and the gas fills up the entire room. Which one of the following statement is true at the end of the above process? ये 2008 में आया था। एक मान लीजिए एक पूरा का पूरा एक रूम है, उसमें हम लोगों ने एक बलून रख दिया, पूरा का पूरा रूम इंसुलेटेड है और इवैक्यूएट करा हुआ है। इवैक्यूएट करा हुआ है मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है।
और ये जो बलून जो इस रूम के अंदर रखा हुआ है ये सडनली ऐसे रप्चर हो जाता है मतलब फट जाता है। फट जाने की वजह से जो इसकी गैस है ऑब्वियसली पूरे रूम में भर जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो पूरे रूम में जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि कभी भी आप लोग किसी भी गैस का एक्सपांशन होने दे सामने वैक्यूम की तरफ तो उसको हम लोग फ्री एक्सपांशन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ योर फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस ऐसा एक प्रोसेस होता है जहां पे आप लोग एक गैस को वैक्यूम के सामने एक्सपांड होने देते हैं। एक तरफ वैक्यूम होगा तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देना चाहूंगा फ्री एक्सपांशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट हीट ट्रांसफर इन द फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड, वर्क ट्रांसफर भी हमेशा जीरो होता है और इसी वजह से वहां पे इंटरनल एनर्जी du और एंथैल्पी dh सारी की सारी वैल्यूज जीरो होती है फॉर अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पूछा क्या गया है, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस के बारे में ही पूछा गया है। हम लोग अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। The internal energy of gas decreases from its initial value but the enthalpy remains constant। यहाँ पे पूरा जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि du दैट मींस इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो मतलब चेंज नहीं होती है। du मतलब d मतलब उसका चेंज मतलब वो कांस्टेंट रहती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो गैस ये तो चेंज ही नहीं हो सकती। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की बात करें डिक्रीज की बात करें मतलब ही नहीं है। बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। चलिए लास्ट भी पढ़ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इंक्रीजेस नहीं। तो याद रखिए फॉर अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो। इस वजह से इंटरनल एनर्जी जो है आप लोगों के सिस्टम की जीरो रहती है। मतलब आप लोग इसको बोल सकते हो कि वो कांस्टेंट भी रहती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इतने फैक्टर्स है that for a free expansion process dq is equals to 0, dw is equals to 0, du is equals to 0 and dh is equals to 0. Next question, air is compressed adiabatically in a steady flow process with the negligible change in the potential and kinetic energy. The work done in the process is given by, ये क्वेश्चन गेट 1996 और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2000 में आ चुका है। तो हमेशा याद रखिए ये जो स्टेडी फ्लो होता है ना, मतलब आप लोग इसको समझ सकते हैं स्टेडी फ्लो का मतलब है ओपन सिस्टम। एक हद तक याद रख लीजिए, इसका नाम आप लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सिस्टम। जिसके लिए जो वर्क डन होता है हमेशा याद रखिए इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और ओपन सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम क्या हो जाता है, दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए जो आप लोगों का वर्क डन होता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी जस्ट अ मिनट। हमेशा याद रखिए दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है आप लोगों का क्लोज सिस्टम और एक होता है आप लोगों का स्टेडी स्टेट या ओपन सिस्टम। तो जो आप लोगों का क्लोज सिस्टम होता है उसके लिए हम लोगों को जो वर्क मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। इस वजह से हो जाता है प्लस ऑफ इंटीग्रेशन पीडीवी। एंड जो आप लोगों का स्टेडी स्टेट के लिए स्टेडी फ्लो के लिए वर्क डन निकालना हो वो हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वीडीपी। ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है दैट वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम इज पॉजिटिव एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। स्टेडी फ्लो वर्क या आप लोग बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट वर्क आप लोगों को पूछा जाए तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आप लोग इससे ही कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ स्टेडी स्टेट steady flow process taking place in a device with a single inlet and single outlet, the work done per unit mass flow rate is given by W is equals to minus integration of VdP, where V is the specific volume and P is the pressure. Then the expression for the given work is valid if, अब यहाँ पे इसकी वैलिडिटी पूछी है, देखिए किस किस के लिए वैलिड होगा। तो इट इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। नहीं, वो रिवर्सिबल और एडियाबेटिक दोनों के लिए वैलिड हो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा दिया हुआ है इज वैलिड ओनली फॉर द प्रेशर फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की, खाली रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड हो। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन VdP
इज वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन यहाँ पे लिख के जो बताई थी वही की वही है। फॉर क्लोज सिस्टम द वर्क डन इज ऑलवेज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, एंड फॉर एन ओपन सिस्टम विद सिंगल स्ट्रीम एंड स्टेडी फ्लो, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, तो वर्क डन हो जाता है माइनस आना चाहिए ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस एक्सपांड्स in a frictionless piston cylinder arrangement. The expansion of the gas is very slow and is resisted by an ambient pressure of 100 kilopascal. During the expansion process, the system of gas remains at 300 kilopascal. The change in volume is 0.01 meter cube. The maximum amount of work that can be utilized is, ये 2008 में आया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हमको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। पर यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को एग्जैक्ट कर सकते हो सारे डेटा पुट करके। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ पी डेल्टा वी, क्योंकि मुझे दिया हुआ है प्रेशर है 100 किलो पास्कल और द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस आप लोगों को दिया हुआ है 0.01 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.01। तो ये आंसर आप लोगों को देगा किलो जूल में, तो ये हो जाएगा 1 किलो जूल आप लोगों का अभी वर्क डन है। अब देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्रेशर जनरेट कर रहा है 300 किलो पास्कल। द प्रेशर ऑफ गैस जो है वो 300 किलो पास्कल है। तो यहाँ पे मैं इसका अगर वर्क डन निकालने की कोशिश करूं, इसकी वजह से यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि वर्क डन टोटल रेजिस्टेंस जो आप लोगों का निकलेगा ये हो जाएगा 300 किलो पास्कल इनटू चेंज इन वॉल्यूम वापस तो 0.01, मतलब ये हो जाएगा 3 किलो जूल। तो ये जो है 3 किलो जूल, ये समझ लीजिए ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है। और इसमें से 1 किलो जूल आप लोगों को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए निकल जाता है, मतलब ये यूज हो जाता है। ये यूज हो गया तो बचा कितना, 3 माइनस 1 डायरेक्टली 2 किलो जूल। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को डेटा क्या दिया हुआ इनिशियली कि आप लोगों को एटमॉस्फेरिक एम्बिएंट प्रेशर को ओवरकम करने के लिए जो वर्क है वो अवेलेबल वर्क को निकालने में यूज करना है। मतलब मेरे पास 3 किलो जूल अवेलेबल वर्क था, पर उसमें से मैं कितने को यूज कर पाता हूं, तो खाली 2 किलो जूल को यूज कर पाता हूं, क्योंकि बाकी का जो 1 किलो जूल है मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहां पे ओवरकम करने के लिए यूज होता है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर। तो अभी हम लोगों को पता है स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए हम लोगों ने निकाला W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VDP। ये क्वेश्चन गेट 1996 में आ चुका है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ वी कैन जंप ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उतनी चीजें याद रखिए कि एक तो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटेंसिव। और जो एनर्जी होती है ना, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा है वो हमेशा एक्सटेंसिव होती है। ये दो चीजें आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सो दैट मींस दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब 2 तो है ही, तो मेरे वैसे ही 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब बचा गया 2 and 3 and 2 and 4। तो एंट्रोपी मुझे पता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीधी सी बात है प्रेशर तो है ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये हो जाता है आंसर दैट स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड प्रेशर आर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को सारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से तैयार करवाई है। आप लोगों को वो वीडियो जाके देख लेना है, अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं आता है, कुछ गलती होती है आप लोगों से तो, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द अबोव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज और आर इंटेंसिव। मतलब इसमें से कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंसिव है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो मुझे पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे हम लोग पता करते हैं, आप लोग सिस्टम को आधा कर लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो आधा नहीं हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आप लोग खाना बना रहे हो कढ़ाई में, उसमें से थोड़ा खाना ले लीजिए तो टेम्परेचर वही का वही रहता है। मतलब मास आधा हो गया, फिर आप लोगों ने टेम्परेचर आधा कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेम्परेचर इतना का इतना रहेगा। दैट मेक्स टेम्परेचर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
सेम वे विस्कोसिटी के साथ भी वही होता है, आप लोग मास आधा कर दो फिर भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट मींस दिस वैल्यू इज नॉट अगेन नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, तो ये बन जाएगी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एंड दैट इज व्हाट यू कॉल द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो देखे बिना आप इंटेंसिव बोल सकते हो, तो लास्ट बचता है आप लोगों का थर्मल कंडक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, अब ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 अकेले कहीं है नहीं, सो थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 एंड 2010 में आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी एंड प्रेशर। तो हमेशा पता है कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि एनर्जी होगी वो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी हम लोगों को पता ही है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को पूछा गया है विच ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 3 एंड 4 दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रेशर आर द ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से दी हुई कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहले आप लोगों को बताऊं, अभी तक हम लोगों ने दो चीजें तो देख ली कि प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, और डेंसिटी मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब बताया था कि वो भी इंटेंसिव है। तो एक ही चीज ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास आधा होने पे आधी हो जाए, वो है वॉल्यूम। तो इस वजह से द वॉल्यूम बिकम्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आईईएस 1999 का क्वेश्चन है जिसका आंसर बन जाता है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक है, तो ये तो इंटेंसिव है। विस्कोसिटी हम लोगों ने अभी पढ़ा इंटेंसिव है, टेम्परेचर हमने पढ़ा इंटेंसिव, तो एक ही बचता है एंट्रोपी, हमने अभी देखा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ओनली द फर्स्ट डेटा, द फर्स्ट वैल्यू दैट इज द एंट्रोपी इज ओनली द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द गिवन वैल्यूज, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, विस्कोसिटी एंड एंट्रोपी, विच ऑफ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने अभी आप लोगों को जितने क्वेश्चन भी पढ़ाई है वैल्यूज इसमें से रिपीट हो रही है। टेम्परेचर तो इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, और एनर्जी होगी वो हमेशा एक्सटेंसिव होगी। बाकी बचा एंट्रोपी, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव है, ये हम लोगों ने अभी चेक कर लिया। तो आंसर हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट 3 एंड 4 दैट इज द इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। अब ये असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। A thermodynamic system may be considered as a quantity of working substance on which the interaction of heat and work are studied। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन आप लोगों को बताई जा रही है। क्या ऐसा कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आप लोग वहां पे हीट एंड वर्क की स्टडी करोगे? याद कीजिए, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया हो आप लोगों को? तो ऐसा कुछ भी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। हम लोगों ने ये बोला था कि जहां पे आप लोग खाली हीट, वहां पे आप लोग इंटरेक्शंस की स्टडी करोगे। इसको क्लियरली डिफाइन किया था, सिस्टम ऑन विच द थर्मोडायनेमिक स्टडीज कैरिड आउट। हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला था कि खाली हम लोग हीट एंड वर्क इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो हमारा जो असर्शन है वही गलत हो जाता है। असर्शन गलत हो गया तो आप लोगों को पता ही है, डायरेक्टली आंख बंद के ऑप्शन नंबर टी टिक कर देना है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आर क्या बोल रहा है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। ये हम लोग सेकेंड जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, dq इज कन्वर्टेबल टू dw, यहाँ पे मैं आप लोगों को तब अलग से समझाऊंगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? तो हमेशा याद रखिए, हम लोग जब ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में कंट्रोल वॉल्यूम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है नहीं। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से जिसके साथ भी आप लोगों के ओपन सिस्टम का डेफिनेशन मैच होगा वो बन जाएगा आप लोगों का आंसर। अ क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री, नहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई क्लोज सिस्टम हो ही नहीं सकता जहां पे हीट एंड वर्क आप लोगों के सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करे, तो उसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम बोले। क्लोज सिस्टम को तो हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मास। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस नहीं है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन है अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास,
हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द फिक्स्ड रीजन। ये सही है एकदम कि आप लोगों का ऐसा सिस्टम जहां पे मास, हीट और वर्क तीनों आप लोगों के सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों का आंसर। आप लोगों को इतना याद रखना है दैट ओपन सिस्टम इज ऑलवेज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम एंड द क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज कॉल्ड द कंट्रोल मास। ये क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछा जाता रहेगा और आप लोग परेशान होते रहेंगे, इस वजह से ये सब चीजों से बचते रहिए और मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आईएएस 1999, 2010, 2011 इतनी बार पूछा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सीधा डेफिनेशन पूछा है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है पर मास ट्रांसफर नहीं होता है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप लोगों को इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर इन अ स्टर्लिंग इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टर्लिंग इंजन होता क्या है, देखिए इंजन है, इस वजह से उसकी जो बाउंड्रीज होगी वो मूवेबल तो होगी, पहली बात तो इतना समझ लीजिए। और स्टर्लिंग इंजन जो होता है वो एक आइडियल इंजन है जिसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है जब आइडियल साइकिल्स का क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, आइडियल साइकिल स्टर्लिंग हो गया, आप लोगों को कार्नोट साइकिल हो गया और एक होगी एरिक्सन साइकिल, दीज आर रिवर्सिबल साइकिल। स्टैंडर्ड साइकिल्स मत बोलिए, इसको रिवर्सिबल बोलिए, अच्छा रहेगा। और रिवर्सिबल साइकिल्स जो होती है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होने की वजह से यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम है पूरा का पूरा विथ मूवेबल बाउंड्री, इंजन है पर वो क्लोज सिस्टम में वर्क करता है विथ अ मूवेबल बाउंड्री। तो ये बन जाएगा आप लोगों का आंसर दैट आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर in the Stirling engine is an example of closed system with a movable boundary. Engineering Services 2010 में ये आया है। Next question, which of the following is reversible? Isentropic expansion. तो isentropic मुझे पता है that isentropic process is equal to reversibly adiabatic. तो आइसन ये तो आप लोगों का हो जाता है, पहली बात सही है। स्लो हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हॉट सोर्स, ये रिवर्सिबल नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट रह जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी नहीं है। उसके बाद है लास्ट वन, इवोपोरेशन ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको आप लोग इसको बोल सकते हो आप लोग रिवर्सिबल, क्योंकि इवोपोरेशन होने के बाद आप लोग लिक्विड को कंडेंस कर सकते हो, कंडेंस होने के बाद वापस लिक्विड बना सकते हो। तो ये बन जाता है ऑप्शन नंबर डी 1 and 4, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड इवोपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बन जाते हैं आप लोगों के रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a thermodynamic analysis the concept of reversibility is that a reversible process is most efficient one। असर्शन ये बोल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आप लोगों के जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देने वाले होते हैं, तो आप लोगों का असर्शन तो सही है। रीजन की पढ़े, the energy transfer as heat and work during the forward process is always identically equal to the energy transfer of heat and work during the reversal process। ये क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस में, वो दोनों जो होता है वो एकदम इक्वल होता है। तो हाँ ये रीजन भी सही है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ओपन सिस्टम, इसमें से कौन सा जो है वो आप लोगों के ओपन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए आप लोगों का फ्रीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये तो हमेशा क्लोज सिस्टम होते हैं। आप लोग इसकी रेफ्रिजरेटिंग साइकिल की बात करें तो हमेशा क्लोज साइकिल होती है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। उसके बाद है प्रेशर कुकर, ये भी क्लोज सिस्टम है। बचते दो, सेंट्रीफ्यूगल पंप और बॉम्ब कैलोरीमीटर। मुझे बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पता नहीं है, पर सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पता है कि मास आता है और जाता है, इस वजह से बन जाता है ओपन सिस्टम। सो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड वर्ड इन लोगों ने इंसुलेटेड वर्ड यूज कर लिया, तो इंसुलेशन जब भी होता है, थर्मोफ्लास्क जब भी होता है, देन इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आईएएस 2009 का क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू द आइसोलेटेड सिस्टम, ये बन जाएगा आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हॉट कॉफी स्टोर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। वापिस वही आ गया, थर्मस फ्लास्क के मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2010 का ये क्वेश्चन था। तो जहां पे भी आप लोगों को इंसुलेशन वर्ड दिखे उसको आप लोग आइसोलेटेड सिस्टम मान के ही
जल्दी से टिक कर देंगे, समय नहीं गवाएंगे बिल्कुल भी। A thermodynamic system is considered to be isolated one. एक thermodynamic system isolated कब होता है? जब एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों जीरो होते। तो ये कहाँ पे लिखा है? मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी चेंज आर जीरो। एंट्रोपी चेंज से हम लोगों ने बात ही नहीं करी, यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज की बात ही नहीं करनी है हमको। एंट्रोपी से हम लोगों को तो खाली एनर्जी और मास से ही बात करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बात कर रहा है एनर्जी और मास से। द एनर्जी ट्रांसफर एंड द मास ट्रांसफर ऑफ योर सिस्टम आर जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो मेजरमेंट की बात करता है? ये टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। कौन से मेजरमेंट की? टेम्परेचर मेजरमेंट की। ये आप लोगों को समझना है। तो आप लोगों को पढ़ाते समय में भी मैंने अवेयर किया था कि जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिक्स फॉर डेफिनेशन ऑफ योर टेम्परेचर या टेम्परेचर मेजरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा इसका आंसर। तो ये बन गया आप लोगों का आंसर आईएएस 2009 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आईएएस 2003 में आ गया है। उसके बाद एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एंट्रोपी रिलेटेड थी सेकंड लॉ से, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ही अवेयर करवा दिया कौन सा लॉ क्या डिफाइन करता है। तो सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, नॉट द फर्स्ट लॉ। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटरनल एनर्जी, ये मैं आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा दैट यू इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वहां पे प्रेशर नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाता है। अभी खाली याद रख लीजिए वंडर वॉल्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू आइडियल गैस। नहीं, वंडर वॉल की जो इक्वेशन है वो रियल गैस से कनेक्टेड है। इसकी हम लोग बात करेंगे हमारे आखिरी 6th चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है ये स्टेटमेंट तो सही है दैट द जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। सेकंड, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये गलत है, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये गलत है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद है वंडर वॉल्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू आइडियल गैस। ये गलत है, वंडर वॉल्स इक्वेशन इज कनेक्टेड टू और रिलेटेड टू रियल गैस। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप लोगों का सही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है? When two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. ऑप्शन नंबर डी में सही दे रहा है। इसका स्टेटमेंट आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज 96 में और 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछ रहा है which one of the following correctly defines 1 Kelvin as per the internationally accepted definition of temperature scale। तो 1 केल्विन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें? तो हमेशा याद रखिए इसका एक क्लियर कट डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं that 1 Kelvin always equals to 1 by 273.15th part of the triple point of water। याद रख लीजिए 1 by 273rd part 1 by 273rd part of the triple point of water। ये डेफिनेशन क्लियरली पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है टेम्परेचर स्केल दिया हुआ है आईएएस 2001 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक स्केल यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिया, किसी ने एक रो डिग्री स्केल रो एक स्केल बनाई जिसमें उसने बॉइलिंग पॉइंट रखा, मैं अभी बी लिख देता हूं, 100 डिग्री रो और फ्रीजिंग पॉइंट रखा 300 डिग्री रो। इसको आप लोगों को सेंटीग्रेड स्केल के साथ मैच करना है। किसके साथ मैच करना है? आप लोगों को सेंटीग्रेड स्केल के साथ मैच करना है। तो हम लोगों को पता है कि सेंटीग्रेड स्केल पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आप लोगों का 100 डिग्री पे ही होता है। तो चलिए ये तो मैच हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो आप लोगों का हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब आप लोगों को क्या ढूंढना है? द रीडिंग ऑफ 0 डिग्री रो होगी तो वो सेंटीग्रेड स्केल पे कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लाइन बना ले, ये हो गया आप लोगों का बॉइलिंग। तो बॉइलिंग हम लोगों को ये लेते हैं रो स्केल, ये सेंटीग्रेड स्केल, ये बॉइलिंग, ये फ्रीजिंग। तो बॉइलिंग सेंटीग्रेड स्केल पे होता है आप लोगों का 100 और रो स्केल पे भी होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया। फ्रीजिंग आप लोगों का सेंटीग्रेड स्केल पे 0 डिग्री पे होता है और फ़ारेनहाइट इस पे रो स्केल पे 300 डिग्री पे होता है।
अब आप लोगों को पूछा गया 0 डिग्री रो, तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री रो इधर कहीं आएगा, तो वो प्रोपोर्शनेट कितने डिग्री सेंटीग्रेड स्केल की होगा ये निकालना है। तो मान लीजिए हम लोग इसको बोलते हैं x, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 0 ऊपर की वैल्यू -300 अपॉन 100 माइनस 300 इज इक्वल टू x माइनस 0 ऊपर और नीचे की वैल्यू को माइनस अपॉन 100 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -300 अपॉन -200 इज इक्वल टू x अपॉन 100, 0 0 कट, माइनस माइनस कट, 100 उधर गया, तो ये 3 इंटू 50 इज इक्वल टू x बचेगा, मतलब x आप लोगों का आएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पे दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फिर एसएससी जेई के, लंबा चलेगा ये, हफ्ता निकालना है पूरा। अभी तो बुधवार ही हुआ है, गुरु शुक्र शनि हम लोगों को निकालना है। तो आप लोगों को डेली क्या करना है, 5 बजे की क्लास है थर्मोडायनेमिक्स की, टाइम पे आ जाना है, नोटबुक वोटबुक लेके। अराउंड एवरी डे मैं 40-50 मिनट्स का क्लास पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, उतना अभी आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। इतनी क्लास के साथ आप लोगों को पढ़ना है, जितना मैं आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ उतना ही आप लोग करिए, उतना इनफ रहेगा। अभी लॉकडाउन का समय है तो हम लोग अच्छे से हमारा कोर्स कवर कर सकते हैं, और वैसे भी अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अगर हम लोगों का टारगेट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 है तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो मुझ पे भरोसा रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और से और लोगों को जोड़ते रहिए। तो अलविदा, जय हिंद एंड जय भारत।